हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमेटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रमेय को पढ़ना है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसको इसीलिए पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि जितने भी सवाल एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है वो सारा इसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, या और जिसमें कहा जा रहा है कि r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा। तो ये यानी कि कंडीशन है और ये एक तरह का जो प्रमेय का जो शॉर्ट फॉर्म है या एक तरह से बोल सकते हैं, सूत्र बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है। अब इसको समझते हैं। पहले जो लाइन में बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया रहने पर, तो हम लोग कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 5 और 16 का एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो इसमें जो भी बड़ी संख्या रहेगा उसको हम लोग a मानेंगे और छोटी संख्या को b मान लिए हैं। तो यहाँ पे a और b बराबर हमारे पास ज्ञात है, यानी कि मान चुके हैं। अब देखिए आगे जो बोला गया है, इसमें बताया गया है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान है। मतलब a और b दिए रहने पर, यानी कि 16 और अगर 5 दिया हुआ है तो इसके अनुसार से, मतलब ये जो यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसके अनुसार से इस दोनों संख्याओं के बीच और दो ऐसी संख्या है ताकि वो a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में व्यवस्थित होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर a यानी कि 16 है तो 16 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 से जब विभाजित करेंगे 16 को तो 3 बार में विभाजित होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3, यानी कि पहले तो 5 लिखना है हमें क्योंकि b का वैल्यू जो है वहां पे पहले वो लिखाएगा 3 गुना 5 गुना 3 और प्लस r का जो वैल्यू होगा वो 5 तिया 15 हो रहा है, तो r का वैल्यू 1 बच जाएगा। शेष जो बच रहा है वो यहाँ पे हम लोगों को r के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आगे अगर आप देखिएगा तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर 16 को हम लोग यानी कि 5 गुना 3 प्लस 1 लिख सकते हैं तो सिर्फ यही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरे तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 16 को हम लोग 5 गुना 2 प्लस 6 नहीं लिख सकते हैं। हालांकि ये पूर्ण रहा है उतना ही, यानी कि इसका भी वैल्यू 16 के बराबर ही है, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये चीज पहले देख लीजिए, 5 गुना 10 और 6 16 होता है, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है कि ये गलत है और ये सही है। तो इसका कारण है कि जब आप 5 से विभाजित करिएगा 16 को, तो जितना बार में भाग लगता है पहले आप लगाइएगा पूरी तरीके से। जब भी आप भाग लगाइएगा तो क्या होगा, 3 बार में लगेगा, 5 तिया 15 होगा और यहाँ पे एक शेष बचेगा। तो यही चीज लिखा है 5 गुना 3 प्लस 1, यानी कि 16 बराबर 5 गुना 3 प्लस 1, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अगर यहाँ पे आप 16, यहाँ पे 5 से अगर 16 को विभाजित करते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप दो बार में भाग दिए हैं, 5 से 10 आया और यहाँ पे 6 बचा दिए, ठीक है। तो ये गलत आपका तरीका है। गलत क्या है इसमें, गलत क्या होने का मतलब तरीका है कि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि 3 बार में अगर भाग लग रहा है 15, यानी कि आ रहा है 5 से, यानी 5 का जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 आ रहा है, तो आप 10 नहीं लिखिएगा। और ये भी रीजन है कि यहाँ पे भी बताया गया है कि आर का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा ही होगा, मतलब आर का वैल्यू बी से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में आर का वैल्यू बी से छोटा है, यानी कि 5 से छोटा है, लेकिन यहाँ 5 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये गलती यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग संख्याओं को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसी तरीके से संख्याओं को लिख सकते हैं। मतलब जो प्रॉपरली एक तरह से भाग का नियम है या भाग का तरीका है उसी के द्वारा हम लोग व्यक्त करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं बता रहा था। तो और दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, जैसे 7 और 19 का लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे कि a बराबर 19 होगा और b बराबर 7 होगा। जब आप विभाजित करिएगा यानी कि a को 19 को जब विभाजित करिएगा तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 गुना 2 और प्लस 5 हो जाएगा। 7 दुना चौक दे और 5 19। लेकिन यही चीज इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं, 19 बराबर 7 गुना 1 और जोड़ 12, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ये गलत तरीका है क्योंकि r का वैल्यू हमेशा जिससे विभाजित कर रहे हैं b से, यानी कि 7 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये कंडीशन है इसका। तो ये चीज चलिए आप समझ गए। अब देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और आपको समझना क्या है कि अब आप किसी भी प्रकार के संख्याओं को अगर लिखेंगे, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ संख्या कुछ इस प्रकार का है,
ए बराबर कुछ दिया हुआ है संख्या, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस प्रकार की संख्याओं में से कुछ भी दिया हुआ है, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर 2 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए कि 9 को ही हम लोग 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो 2 से जब विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पे, और एक शेष बच जाएगा। यानी कि हम लोग इसको 9 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 प्लस 1। और अगर 5 यानी कि 10 को विभाजित करें 2 से, तो क्या हो जाएगा कि 2 गुना 5 यानी कि 10 हो जाएगा डायरेक्ट, और ये पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 बचा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 और प्लस 0, यानी कि 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा चेक करके, तो जितनी भी सम संख्याएं हैं उसको हम लोग 2, और यहाँ पे देखिए जब हम बात कर रहे थे कोई संख्या का, यहाँ पे तो 10 लिखा है, तो 10 को तो हम 10 के लिए तो हम लोग यहाँ बी के जगह पे यानी कि क्यू के जगह पे 5 लिख लेंगे, एक तरह से जो जिससे भागफल बोलते हैं वहाँ पे 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर पता ना रहे कि यहाँ पे 10 है, तो क्या हम लोग यहाँ पे वैल्यू कुछ ज्ञात कर पाएंगे ऐसे बिना जाने? नहीं होगा, तो हम लोग m लिख लेंगे इसको। तो इस प्रकार से यानी कि जितनी भी सम संख्याएं हैं उसको हम लोग 2m के रूप का लिख सकते हैं, और जितनी भी विषम संख्याएं हैं, यहाँ पे भी अगर 9 है तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, लेकिन अगर पता ना रहे कि यहाँ पे 9 ही है, कुछ भी संख्या दिया हुआ रहे, तो उस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 गुना m और प्लस 1, यानी कि ये जितनी भी विषम संख्याएं होगा उसका प्रारूप इस तरह का होगा, और सम संख्याओं का जो रूप होगा वो इस तरह का होगा, मतलब 2m के रूप का होगा। अब यही चीज यहाँ पे आपको बता रहे हैं हम, ये जो संख्याओं का प्रारूप है उसमें अगर हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से विभाजित करने पर a का मान यानी कि कोई भी संख्या का जो वैल्यू होगा या तो 2m के रूप का होगा या 2m प्लस 1 के रूप का होगा। ये सम संख्या का प्रारूप हो गया, यानी कि सम संख्या का फॉर्मेट या रूप बोल सकते हैं, और ये विषम संख्या का रूप हो गया। उसी प्रकार से जब 3 से किसी संख्या को विभाजित करिएगा, तो उस कंडीशन में या तो शेष 0 बचेगा, मतलब शेष अगर 0 बचेगा तो ये इस रूप में लिख पाइएगा। अगर शेष 1 बच गया तो इस रूप में लिख सकते हैं 3m प्लस 1, और शेष अगर 2 बचेगा तो 3m प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। शेष 3 कभी भी नहीं बचेगा। ठीक है, 3 से जब भी संख्या को विभाजित करिएगा तो शेष कभी भी 3 नहीं बचता, आप कोई भी संख्या को चेक करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से जब कोई भी संख्याओं को 4 से विभाजित करेंगे तो 4m या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का इस तरह से लिख सकते हैं। 5 से अगर विभाजित करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 5m या 5m प्लस 1 या 5m प्लस 2 या 5m प्लस 3 या फिर 5m प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जिससे भी विभाजित कर रहे हैं उससे हमेशा एक छोटा ही होगा, यानी कि 6 से अगर विभाजित कर रहे हैं 5 तक जाएगा, अगर 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 6 तक जाएगा, और 8 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो 7 तक जाएगा, मतलब शेषफल 7 तक बच सकता है। तो ये पूरा संख्याओं का प्रारूप है, इसका हम लोगों को जरूरत पड़ेगा सवाल में, तो इसीलिए आपको ये भी अच्छे तरीके से याद रखना है। अब प्रश्न संख्या 1 को देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और पहला दिया है 135 और 225, दूसरा 196 और 38 220 दिया हुआ है, और तीसरा जो है वो 867 और 255 दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग बनाएंगे, और फिर ये भी ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन के तौर पर किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो सॉल्व लिख देना है, और उसके बाद लिखना है चूंकि 225 बड़ा है 135 से, तो ये जब बड़ा है तो हम लोग a इसको मानेंगे और b इसको मानेंगे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, इसीलिए क्या हो जाएगा कि a बराबर 225 एवं b बराबर 135 होगा या है। ठीक है, तो ये हो गया। लिखिएगा अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से, तो जब आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाइएगा तो एक तरह से जो बोल रहे थे कि पहले a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a का मान जो है वो 225 है, तो 225 को हम लोग लिख सकते हैं b गुना क्यू, यानी कि b से जब विभाजित करिएगा 135 से विभाजित करिएगा तो एक बार में विभाजित होगा। 135 गुना 135 हुआ, और 135 को जब 225 में मतलब माइनस करिएगा तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि 90 बच जाएगा, मतलब हमारे पास 90 शेष के रूप में बच जाएगा। अब आगे अगर यहाँ पे देखिए r का वैल्यू अगर 0 नहीं पूरा है तो हम लोगों का भी HCF ज्ञात नहीं होगा, और r का वैल्यू जैसे 0 पुर जाएगा तो फिर हम लोगों का HCF ज्ञात हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी संख्या, दो संख्याओं का जब HCF ज्ञात करते होंगे तो कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते होंगे
छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या में, और इसमें जब एक बार में विभाजित होगा तो 135 आएगा, और फिर यहाँ पे देखिए 90 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 90 से आप इस संख्या को विभाजित कर लेते हैं 135 को, तो 135 को जब विभाजित करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, 90 आएगा, और फिर माइनस जब करेंगे तो 45 बच जाएगा। फिर 45 से भी आप इसको विभाजित करते हैं, यानी कि 90 को, दो बार में विभाजित हो जाएगा, 90 पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 बचा। इसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन के तौर पर, यानी कि 225 बराबर लिख सकते हैं 135 गुना 1 प्लस 90, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये चीज हम लोग समझ गए। पहले स्टेप में देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। अब दूसरे स्टेप में हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिख देना है, चूंकि आर का जो वैल्यू है 90 है, यानी कि इक्वल टू 0 नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ना है। और अगर 0 पुर जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू यहाँ पे 0 पुर गया था, तब आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही चीज यहाँ पे अब आगे वाले में लिखना है। देखिए अगले स्टेप में जो हम लोग तोड़े हैं वो 135 को विभाजित किए हैं, कितना से विभाजित किए हैं, तो 90 से। तो 135 बराबर लिखना है 90 गुना 1 जोड़ 45। तो अगला स्टेप में हो जाएगा 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। यहाँ पे भी देखिए आर का वैल्यू 0 नहीं आया है, तो यहाँ भी लिख देना चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। और अब देखिए अगले स्टेप में क्या हुआ कि फिर अब हम लोग 90 को विभाजित किए हैं, तो 90 को जब विभाजित किए तो 45 गुना 2 और जोड़ 0 करेंगे, तो लिखना है 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ आर का जो वैल्यू है वो 0 आ चुका है, तो यहाँ पर लिखना है चूंकि आर इज इक्वल टू 0 है, अतः अब हम लोगों का यानी कि HCF ज्ञात हो गया। r इज इक्वल टू 0 हो गया, तो जिससे विभाजित किए थे, यानी कि 45 से देखिए संख्या को विभाजित किए थे लास्ट टाइम में 45 से, तो 45 ही HCF हो जाएगा। यहाँ से भी आप जब HCF ज्ञात करते हैं तो यही HCF होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये HCF हो जाएगा। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये आंसर हो गया आपका। उसी तरह से दूसरा सवाल भी हम लोग बनाएंगे। दूसरे प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्व लिख के और उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है वो 196 और 38,220 है। तो हम लोगों को लिख लेना है, चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से, तो जब बड़ा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि a बराबर 38,220 हो जाएगा एवं b बराबर 196 हो जाएगा। जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पर लिख देना है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या बताता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a बराबर यानी कि 38,220 बराबर लिखना है, b से विभाजित करेंगे 196 से, जब विभाजित करेंगे 38,220 को तो 195 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है और शेषफल के रूप में 0 बचेगा, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो यहीं पे खत्म हो गया। यहाँ पर लिख देना है चूंकि r इज इक्वल टू 0 है, इसलिए या तो अतः लिखना है 38,220 एवं 196 का HCF जिससे विभाजित किए थे, 38,220 को जिससे विभाजित किए थे, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 196 से विभाजित किए थे, तो यही हो जाएगा 196 HCF, यानी कि इतना होगा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसी तरह से ये 2 नंबर का भी बन गया। अब तीसरा प्रश्न जो है वो है 867 और 255। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर के सवालों को लिख लेंगे सॉल्व, और उसके बाद लिख देना है चूंकि 867 बड़ा है 255 से, इसलिए a बराबर 867 एवं b बराबर 255 होगा। अब इतना अगर है, यानी कि इतना अगर दे दिया गया है a बराबर और b बराबर, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान देना है, तो a बराबर जब लिखिएगा 867 बराबर
तो क्या हो जाएगा, 255 से हम लोग विभाजित करेंगे और 255 से जब विभाजित करिएगा तो 3 बार में विभाजित होगा और ये हो जाएगा 765। और 765 को जब विभाजित करिए मतलब माइनस करिएगा इसमें 867 में, तो बचेगा हमारे पास शेषफल के रूप में 102। अब फिर देखिए यहाँ पे r जो है वो अभी तक जीरो नहीं पूरा है, तो r नॉट इक्वल टू जीरो है, इसीलिए आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 यानी कि 204 हो जाएगा। और 204 जब हो जाएगा तो हम लोगों के पास शेषफल के रूप में 204 को जब यहाँ यानी कि 255 में घटाएंगे तो 51 बचेगा। अब यहाँ पे भी देखिए लिख देना है कि चूंकि r नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे देख पा रहे हैं r का वैल्यू 51 है। ठीक है, तो आगे हम लोगों को बढ़ना है, तो 102 को फिर हम लोग विभाजित करेंगे। 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पर देखिए अब r का वैल्यू 0 आ चुका है, यानी कि r का वैल्यू जब 0 आ चुका है तो लिख सकते हैं अतः 867 एवं 255 का HCF जिससे विभाजित किए थे लास्ट टाइम में 51 से, तो 51 होगा। ये आंसर हो गया आपका। आप देखिए ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कुछ इस प्रकार से पहले लिख सकते हैं, जैसे 255 हमारे पास दिया हुआ था और 867 दिया हुआ था, तो 3 बार में जब विभाजित करिएगा तो यहाँ 765 होगा, माइनस करिएगा तो 102 बचेगा, 102 से विभाजित करिएगा 255 और फिर 2 बार में जब विभाजित करिएगा तो 204 हो जाएगा, माइनस करिएगा तो 51 बचेगा, 51 से फिर 102 को विभाजित करिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से 2 बार में यानी कि 102 आ जाता है और पूरी तरीके से ये कट के जीरो शेष के रूप में बचता है। इसी चीज को हम लोग लिख दिए 867 को 255 गुना 3 प्लस 102, फिर 255 को लिखे 102 गुना 2 प्लस 51, फिर 102 को लिखे 51 गुना 2 प्लस 0। आप यहाँ पे मिला करके चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हम लोगों का समाप्त होता है। अब दूसरे प्रश्न को भी हम लोग आगे बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 1 पर ही आधारित कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल मिला करके 10 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, और उसका साथ में आंसर भी दिया हुआ, तो आप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। ये संख्या दिया हुआ है, दो दो संख्या हर एक में है और ये यानी कि इसका आंसर भी है साथ में। तो आप बढ़िया से बना करके और उसके बाद चेक कर सकते हैं, आंसर भी साथ में दिया हुआ है, तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा।